अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने जो फर्स्ट ईयर का टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 1 स्टार्ट किया और इसमें चैप्टर का नाम है आपका पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया और आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे ना वो हमने पढ़े थे एटॉमिक रेडियस और हमने पढ़ा था आयनिक रेडियस के बारे में, मतलब एक एटम के साइज़ के बारे में पढ़ा था और साथ साथ हमने पढ़ा था आयन के साइज़ के बारे में। और अब हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी। तो प्रीवियस जो हमने लेक्चर लिया था आयनिक रेडियस उसमें मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया था बेटा कि आयन होता क्या है। हम उसको एक दफ़ा ना क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि हमारे इस टॉपिक के अंदर ना वर्ड लिखा एनर्जी तो एनर्जी होती है, ठीक है। अब हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है आयनाइजेशन। तो आयनाइजेशन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें वर्ड आयन है, ठीक है, यानी आयन बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो आयनाइजेशन के अंदर इसको जो वर्ड आयन है इसको हम थोड़ा सा आज रिवाइज कर लेते हैं। बेटा मेरे पास अब आप सबने ज़रा गौर से इसको समझना है। जब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करता है या वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, तो वो बनाता है आयन। या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बेटा वो बनाता है एनायन, उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, वो बनाता है कीटायन। तो बेटा हमारे पास दो तरह के एटम, एक बनाता है नेगेटिव आयन और एक बनाता है पॉजिटिव आयन। तो जो नेगेटिव आयन है वो हमारे पास होता है एनायन और जो पॉजिटिव आयन है वो हमारे पास होता है कीटायन। तो दो तरह के आयन होते हैं। अच्छा अब इसकी मैंने ये क्यों बताया, अब इसको समझना अच्छे से। टॉपिक के अंदर है आयनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने आयनाइज करना है किसी एटम को, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो कंसर्न ये होता है बच्चों का इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट कि मिस यहाँ पे हमने पॉजिटिव आयन की बात करनी है, हमने यहाँ पे नेगेटिव आयन की बात करनी है। तो बड़ा आप लोगों ने इतना फोकस जो है इस टॉपिक के अंदर आपने सारा का सारा रखना है पॉजिटिव आयन यानी कीटायन के ऊपर। तो इस टॉपिक में हम जिसकी आयनाइजेशन की बात करेंगे वो हमारे पास कीटायन है ना कि एनायन है, ठीक है। अब फिर कंसर्न ये है कि एनायन वाला कौन सा टॉपिक, तो इससे जो वेरी नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो असल में हम उसमें एनायन पढ़ते हैं, उसमें एनायन फॉर्मेशन है। तो अभी फिलहाल के लिए आपने माइंड में यही रखना है कि हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। और आयनाइजेशन एनर्जी में हमारे पास जो है किसके आयन, कौन से आयन की हम बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कीटायन की। तो हमने इस टॉपिक में जिस चीज़ को डिस्कस करना है दैट इज ओनली कीटायन, ठीक है। तो अभी हमने रिवाइज भी किया कि कीटायन में क्या होता है कि जब कोई अपना एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, जिसके लिए वर्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम यूज़ करेंगे, वो हमारे पास होगा कीटायन फॉर्मेशन। तो इट्स मीन यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने कीटायन की बात करनी है, सामने एनर्जी यानी कीटायन फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो आयनाइजेशन मतलब आपने कीटायन बनाना है, तो कीटायन मतलब आपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है। तो बेटा इसको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझेंगे। हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये उसके पड़े हुए हैं शेल्स, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने इसको 3 शेल बनाई, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है। तो बेटा ये सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, सब शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसको प्रीवियसली डिस्कस किया है कि एक एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन करीब वाले शेल में होगा उसके अंदर उसकी जो एनर्जी होगी उतनी क्या होगी, लो होगी। और जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर वाले शेल में होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होती है, हाई होती है। और फॉर एग्जाम्पल आप इस लाइन को समझ लें, ये बाउंड्री ऑफ एटम है, ठीक है। हमने इस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। देखें ना, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में होगा उससे करीब जाएगा तो उसकी एनर्जी लो, जब वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब अट्रैक्शन जो है उसकी कम से कम होगी न्यूक्लियस से, वो हाई एनर्जी की तरफ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये एटम इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन वो एटम से बाहर निकल जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को मजीद एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और वो इस एटम में से बाहर चला जाए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको देंगे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, ठीक है। तो हमने इसको एनर्जी दी, जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जब इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ये अपने शेल को छोड़ के हाई इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो ये एटम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से क्या हो गया, बाहर आ गया। तो इट्स मीन यहाँ पे असल में हुआ क्या है, असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो उसके वैलेंस शेल में, इसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं एक एटम के, हमने उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई की, हमने उसको एनर्जी दी। जब हमने उसको एनर्जी दी वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो अपने हाई एनर्जी की वजह से उस शेल को छोड़ के एटम से बाहर निकल गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, असल में यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम नाम देते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो असल में यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हुई है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस है, वो है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आयनाइजेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया कि एटम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और इसका जब हम अभी डेल्टा एच लिखेंगे उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, तो हम साथ एग्जाम्पल भी कवर कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम एग्जाम्पल कवर करेंगे सोडियम। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, वो कीटायन बनाएगा।
प्लस हम शो करेंगे उसका एक इलेक्ट्रॉन, और अब साथ में हम उसकी शो करेंगे उसकी एनर्जी। तो बेटा उसकी जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है, उसकी डेल्टा एच की वैल्यू होती है 494 किलो जूल पर मोल। तो बेटा यहाँ पे जो है 494 किसके साथ ना पॉजिटिव साइन आपकी बुक पे शो हुआ है। वो पॉजिटिव साइन का मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग नहीं, ये जो जूल है ना ये एनर्जी का यूनिट है, किलो आपको पता है कि ये वैसे प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है, 1000। और पर मोल का मतलब कि आपने एक सोडियम के एटम की हम यहाँ पे बात नहीं करें, हम यहाँ पे एक मोल यानी 6.02 × 10⁻23 सोडियम के एटम्स की बात करें। इतने एटम्स में से जब आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है तो आपको 494 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो पर मोल की बात आपने, यानी ये जो एनर्जी आप V1 है वो एक एटम की बात नहीं की जा रही। तो बेटा यहाँ भी हमने जस्ट सिंपल आयनाइजेशन को समझा है। तो ये जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है, अब उसको एकदम रीड कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, आखिरी वाला शेल, वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी गैस एटम जो कि अकेला सिंगल फॉर्म है और एटॉमिक फॉर्म है, वो बॉन्डेड फॉर्म में ना हो, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में से अक्षय में से इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी वो जो एटम एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इससे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन भी यूज़ किया है। तो उस एनर्जी को हम मानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो हम स्टैंडर्ड यहाँ पे वैल्यू यूज़ करते हैं पर मोल में, ठीक है। तो बेटा ये हमने समझ लिया सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है। मतलब अगर आपने किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हम उसको बोलते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले उसको बोलते हैं थर्ड आयनाइजेशन। जिस तरह हमारे पास एक सक्सेसिव पैटर्न ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास आता है, ठीक है। तो हम आपकी बुक में 3 तक आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस किए हैं, हम भी उसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे और सामने उसको समझेंगे भी कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इनकी वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो इंक्रीज करने का रीज़न क्या है, तो बेटा सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे कैल्शियम की। तो कैल्शियम हमारे पास जो है वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, ठीक है। तो कैल्शियम जो है यहाँ पे अगर हम इस कैल्शियम, वैसे तो यूजुअली इसकी +2 वैलेंसी होती है, जो ग्रुप नंबर वही वैलेंसी। तो कैल्शियम में से तो +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकालता है, और यहाँ पे हम इसको डिस्कस भी करेंगे अभी। तो कैल्शियम ने जब कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, इस पर +1 चार्ज आएगा, तो हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू है दैट इज़ 590 किलो जूल पर मोल। ये इसका डेल्टा एच की वैल्यू है पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कितनी वैल्यू है, ठीक है। फिर मैंने उसी कैल्शियम का जब दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो अब जो चीज़ गौर करनी है बेटा, पहले कैल्शियम एक एटम था, अब जो कैल्शियम है वो एक आयन बन चुका है। पहले कैल्शियम एटम था, अब कैल्शियम एक आयन बन चुका है। आयन का मतलब ये है वो केटाइन। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस के अंदर कि जो केटाइन होता है, आयनिक रेडियस के अंदर में डिस्कस किया था कि जो केटाइन होता है उसका साइज अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो कैल्शियम से इस केटाइन का साइज क्या है, छोटा है। तो जब इसका साइज केटाइन से छोटा है, एटम से छोटा है, तो इट्स मीन इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पहले से क्या होगा, मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जब हम इस कैल्शियम के आयन में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें एनर्जी पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये केटाइन बन चुका है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज़्यादा है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो बेटा जब सेकंड आयनाइजेशन की बात करें, सेकंड आयनाइजेशन, तो ये कैल्शियम जो है जब यहाँ से अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ये +2 बनाता है, प्लस इस पर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इसके जो डेल्टा एच की वैल्यू है दैट इज़ +1450 किलो जूल पर मोल। तो वही बात कि अब ये हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और माइट भी एग्जामिनर आपको पेपर में कैल्शियम ना मेंशन करके दे, वो जस्ट इतना कि वाई द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन। तो सर उसका रीज़न ये कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो आप निकालते हैं एटम से, ठीक है। फिर जब आप उसे कंपैरेटिवली सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वो ऑलरेडी आयन बन चुका है, वो केटाइन है, उसका साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं हमारा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो इस मीन अब हमने यहाँ पे तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो कैल्शियम जो है जो ऑलरेडी +2 पे है, ठीक है, अब हम जब इसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, कैल्शियम +3 प्लस इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव होगा, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हमें देनी पड़ती है, दैट इज़ +4940 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर आप इस एनर्जी का गैप देखें तो ये तो सेकंड से बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में चली है। ये जो 500 के राउंड अबाउट थी, ये 1400 के राउंड अबाउट है, एंड दिस इज अबाउट ऑलमोस्ट अबाउट 5000। तो इट्स मीन कि जो सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन का गैप है ना, ये शो कर रहा है कि ये एटम पहले इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकाल देता है, दूसरा भी इसने कंपैरेटिव इजीली निकाल दिया,
लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको हज़ारों में एनर्जी रिक्वायर्स मीन यूजुअली कैल्शियम जो है वो थर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव करता। और ये हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि कैल्शियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी +2 होती है, ये +3 पे नहीं जाता। तो ये तो हमने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती किया उसके साथ उसका थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो इससे यहाँ पे एक चीज़ है कि हम ये भी कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमें एटम के वैलेंसी के बारे में भी इंडिकेट करता है। जितना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में सक्सेसिव आयनाइजेशन में अगली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितना वैल्यूज़ में गैप आता है वो ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एटम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है कि नहीं चाहता, ठीक है। उसकी हमें वैलेंसी समझ आता है। यहाँ से हम ये समझ आता है कि इस कैल्शियम की वैलेंसी +2 तक है, यहाँ तक इजीली इलेक्ट्रॉन निकाले से फर्दर वो नहीं निकालेगा। तो बेटा नेक्स्ट हम एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आयनाइजेशन को हम इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर भी कहते हैं। लाइक अगर आयनाइजेशन आपने किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखो और अगर बहुत लो है तो इट्स मीन वो एटम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, आपने हल्की सी एनर्जी दी इजीली रिमूव होगा तो वो मेटल है। अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी पहली आयनाइजेशन एनर्जी 50,000 तक आती है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज की वैल्यूज़ हैं, तो इट्स मीन वो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता, वो नॉन मेटल्स वो गेन करने वाले। तो अगर आयनाइजेशन की वैल्यू लो तो चीज़ें मेटल्स होती हैं, अगर आयनाइजेशन की वैल्यू बहुत हाई आती है तो चीज़ें यूजुअली क्या होती हैं, एलिमेंट्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो दो ये एडिशनल पॉइंट्स आपने कहना है कि आयनाइजेशन आपको वैलेंसी भी इंडिकेट करती है और आयनाइजेशन एनर्जी आपको मेटेलिक इंडेक्स कर बताते हैं कि इधर वो मेटल वो एलिमेंट मेटल है या वो नॉन मेटल है। बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमारी काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन होगी वो है अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से फैक्टर जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे आपको 5 फैक्टर्स दिए हैं, न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एंड लास्ट हमारे पास है स्पिन पेयर रिपल्शन। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपकी बुक पे कुछ इस तरह अरेंजमेंट है, न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, देन शील्ड इफेक्ट और देन स्पिन पेयर। बट क्योंकि ये दोनों फैक्टर्स आपस में काफ़ी रिलेट करते हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से मैच करते हैं और इनको थोड़ा साथ ही पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनको साथ लिखा है। और ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं तो इसलिए हम इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे तो तक समझना भी आसान हो। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हमने एक एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब न्यूक्लियस की उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है, तो थोड़ा जितना ज़्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या न्यूक्लियस का चार्ज उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा होगा ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या है, डिफिकल्ट है। तो सिंपल इसका ट्रेंड है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन, यहाँ हम इसको कह सकते हैं न्यूक्लियर का चार्ज, जितना ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने कहा कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना वो ज़्यादा होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा कब होता है, तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज तब ज़्यादा होता है जब एटम का साइज़ क्या होता है, छोटा। तो ये काफ़ी आपस में रिलेट करेंगे। तो साइज़ ऑफ एटम की अगर हम इसके साथ ही बात करें तो जितना ज़्यादा साइज़ ऑफ एटम जो है वो स्मॉल होगा, जैसे हम एक छोटे एटम को डिस्कस करें और एक उसके कंपेरिजन में थोड़े बड़े एटम को डिस्कस करें, तो अगर हम कहें इस छोटे एटम के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़े एटम के, ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा छोटा एटम होगा उस न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा, यानी वही बात न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा डिफिकल्ट। अगर हम थोड़े बड़े एटम की बात करें तो इस न्यूक्लियस की कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगी, कम, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या ज़्यादा आसान हो। तो हमने यहाँ से ये समराइज़ किया इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके कि जितना ज़्यादा एटम का साइज लार्ज होता है, बड़ा होता है, उसके न्यूक्लियस की उसके वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन उतनी कम होती है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। वो हमारा भी नेक्स्ट पॉइंट है। तो जब न्यूक्लियस की वैलेंस शेल पर अट्रैक्शन ही नहीं हो पा रही तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, रियली लो, इलेक्ट्रॉन इसलिए रिमूव होगा। और जितना ज़्यादा साइज जो है वो छोटा होगा उतनी इस न्यूक्लियस की वैलेंस पर अट्रैक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो अब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, हमें ज़्यादा एनर्जी की सप्लाई देनी पड़ेगी, तो वहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पढ़ ली जितना न्यूक्लियर, आप इसको यूँ समराइज कर लें, न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्स टू द आयनाइजेशन एनर्जी। डायरेक्ट जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, जितना न्यूक्लियर चार्ज कम उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम। अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज ऑफ एटम इज इनवर्स टू द आयनाइजेशन एनर्जी। जितना साइज ज़्यादा उतनी अट्रैक्शन कम, जितनी अट्रैक्शन कम उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो बेटा साइज अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी होगी कम, अगर साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो वैसे हमने पहले इसको कॉन्सेप्ट से डिस्कस किया, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल होता है
आप बेसिक की पॉइंट से टॉपिक को याद करें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी व्हाइल साइज इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो है अबाउट द शील्डिंग इफेक्ट। तो बेटा शील्डिंग इफेक्ट है, आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो शील्ड का मतलब शील्ड करना, रास्ता रोकना। तो एक एटम है उसमें ना एक ही शेल है, अब उसके और उसके न्यूक्लियस में यानी उस इलेक्ट्रॉन के वैलेंस शेल के और उसके न्यूक्लियस में रास्ते में कोई वो बाउंड्री नहीं है, कोई शील्ड नहीं है जो अट्रैक्शन को में रुकावट बनेगी। लेकिन अगर एक एटम उसमें 2 शेल 3 शेल चौथा शेल उसका आखिरी शेल है तो उसका न्यूक्लियस तो सबसे नीचे अंदर पड़ा हुआ, उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जाकर अट्रैक्ट करना क्या मुश्किल है, क्योंकि दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन रास्ते में शील्ड करेंगे, रास्ता रोकेंगे, जो न्यूक्लियर का अफेक्टिव चार्ज है वो वैलेंस शेल तक जो है वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि शील्ड इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी एटम में नंबर ऑफ शेल्स या जिसको हम ये भी कहते हैं जब साइज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस पर अट्रैक्शन को कम कर देते हैं तो उससे भी ये होता है कि जब अट्रैक्शन कम है, वही फर्स्ट वाला पॉइंट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या कंपैरेटिवली ईजी है। तो बेटा यहाँ पे होगा कि जितना शील्डिंग इफेक्ट जब बेटा ज़्यादा होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी कम। तो यूजुअली क्या होता है ग्रुप के अंदर, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर साइज ऑफ एटम क्या होता है इंक्रीज करता है। जब ग्रुप के अंदर साइज ऑफ एटम इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है शील्ड इफेक्ट बढ़ेगा, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली रिमूव हो जाएगा। तो बड़ा इसके साथ हमने अपने 3 फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम फर्दर जो फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट स्पिन पेयर। ये सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये तीनों बहुत इजी थे, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, लेकिन ये थोड़े से आप ज़्यादा समझने वाले हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डिस्कस किया है वो अभी आप मैट्रिक किया, 9th पर ईयर 10th पर ईयर एंड फर्स्ट ईयर, तो अभी आपने वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं सीखी जिसपे ये दोनों पॉइंट्स बेस कर रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने जो मैट्रिक में की हुई है वो जस्ट 1s2 2s2 2p6 वो असल में बेसिक्स थी। अब वो बेसिक्स हम थोड़ा आगे जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम अपने सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं जस्ट आपके सामने वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करूँगी, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है जो कि बुक पे यहाँ पे मैंशनड है। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट में आपने याद है कि अगर किसी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है या तो ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या वो ऑर्बिटल क्या है फुल फील्ड, ये स्टेबल होते हैं। या तो ऑर्बिटल क्या होना चाहिए हाफ होना चाहिए या अभी पहले कुछ बातें आपने सुननी है, मेमोराइज करनी है। ठीक है, जैसे जैसे पॉइंट खत्म होगा फिर आपके ये सारे पॉइंट्स जुड़ के आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। जो ऑर्बिटल्स है वो यूजुअली हाफ फील्ड हो या अगर फुल फील्ड हो तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू पार्शियल फील्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, मेरे पास एक सबशेल है पी सबशेल। ठीक है, अब हमने इस चीज़ पे गौर करनी है, आपको इसकी आधे से ज़्यादा ये समझ आ जाएगी। पी सबशेल के अंदर बेटा टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमने इसकी 2 फॉर्म्स देनी जो ज़्यादा स्टेबल है, या तो उसके अंदर 6 के 6 ही पूरे हों वो स्टेबल होगा हाईली स्टेबल, या क्या उसके अंदर 3 हो, या उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 3 बेटा, या 6 होने चाहिए या उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टोटल 3। तो इस कॉन्सेप्ट अभी हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अगर मैं इसमें कहूँ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर, या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है या इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे इनकी निस्बत कंपैरेटिवली अनस्टेबल होंगे और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा क्या होगा मुश्किल होगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है ना वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है मुश्किल, और जो चीज़ जो है अनस्टेबल होती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान। तो ये कम्प्लीटली फील्ड जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है और ये पार्शियल फील्ड हाफ फील्ड 3 इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा स्टेबल है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो इनकी आयनाइजेशन की वैल्यू भी क्या होती है ज़्यादा। जबकि हम इनकी बात करें तो इनकी आयनाइजेशन की वैल्यू क्या होती है यूजुअली कम होती है। तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। बड़ा आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल दी उन्होंने नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उससे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया नोबल गैसेस की, नोबल गैसेस। तो बड़ा नोबल गैसेस की अगर हम बात करें तो ये अपने ग्रुप में सबसे लास्ट पे आते हैं। तो ये हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि नोबल गैसेस के जो वैलेंस शेल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। हमने एक क्विक एग्जांपल लेंगे नियॉन की। तो बेटा अगर हम नियॉन की बात करें, नियॉन तो ये जो है वो ग्रुप नंबर 18 का सेकंड एलिमेंट है लाइक पीरियड नंबर 2 में। तो इसका एटॉमिक नंबर है 10, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6। ठीक है, तो उसके पी में अगर आप देखो डायरेक्टली 6 इलेक्ट्रॉन, तो इट्स मीन ये हाईली स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी क्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपको पे तो बहुत ईजी था कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या है हाई होती है क्योंकि वो स्टेबल है, उनके वैल्यूशन कंप्लीट है।
दूसरा जो उन्होंने पॉइंट आगे दो पे दिया वो है अबाउट द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। बट हमने कहा कि जितना एटम का साइज छोटा होगा, अब इसको आपने अच्छे समझना है, जितना एटम का साइज छोटा होगा ना उतनी जो है आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने भी साइज ऑफ एटम में डिस्कस किया। और आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो पीरियड में साइज ऑफ एटम डिक्रीज करता है। तो अगर आप नाइट्रोजन पे गौर करो, ये नाइट्रोजन पे तो एलिमेंट 15 ग्रुप 15 का एलिमेंट है, और अगर आप ऑक्सीजन पे गौर करो तो वो ग्रुप 16 का एलिमेंट। तो इट्स मीन कि पीरियड वाइज, अगर आप पीरियड वाइज जाओ तो नाइट्रोजन पहले आता है, ऑक्सीजन बाद में आता है। नाइट्रोजन जो है इसकी असूलन आयनाइजेशन एनर्जी साइज बड़ा होने से ऑक्सीजन की निस्बत इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ऑक्सीजन की ज़्यादा। मैं एक दफ़ा इसको रिपीट कर देती हूँ। ऑक्सीजन पीरियड में ना पहले नाइट्रोजन आता है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है। क्योंकि पीरियड में लेफ्ट राइट साइज कम होता है, नाइट्रोजन का साइज उस जो है हमारे पास ऑक्सीजन, उसी कंपैरिजन में थोड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो असूलन ये होना चाहिए कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, बट यहाँ पे केस जो है वो अपोजिट है। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा हम कहते हैं कि जैसे हम नॉर्मल ट्रेंड पढ़ते हैं कि लेफ्ट साइड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, तो उसमें ये एक अजीब सा कह लें कि डेविएशन आ गया हमारे नॉर्मल ट्रेंड से कि वो लेफ्ट साइड ज़्यादा होते होते नाइट्रोजन पे ज़्यादा होती है, फिर उसको ऑक्सीजन को नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो नाइट्रोजन से कम हो जाती है। कैसे, हम उस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो बट इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने इस पॉइंट के स्टार्ट पे आपने कहा था कि आपने इसको जस्ट अभी देखना है और बस अभी इस टॉपिक के इस कॉन्सेप्ट को समझना है फ़िलहाल। तो बट अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन है टोटल 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, px py एंड 2pz। और अगर नाइट्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम फिल करें तो पहले और में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, देन दूसरे में भी 2 आएंगे। फिर इसमें आपने कुछ रूल्स होते हैं, वो भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से फील होते हैं। तो बस फिलहाल अब देखें तो 1s2 2s2 और वैसे भी ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके वजह से में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटा अगर आप इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखो ना, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने अभी कहा था कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन 3 होने चाहिए, 6 होने चाहिए पी में, अगर उसमें हाईली स्टेबल है। अगर 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे तो थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब इसके कंपेरिजन नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 7, बेटा इसका है 1s2 2s2 देन 2px 2py एंड 2pz। तो px के अंदर इसके 2 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, यहाँ पे 5 6 7 पूरे हो गए, इसलिए मैं 8वें की तरफ जाऊंगी नहीं। तो काउंट करते इसके रिलेशन में 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा था, अगर p के अंदर p सबशेल के अंदर या तो 6 इलेक्ट्रॉन हो या 3 हो, अगर आप इस नाइट्रोजन के अंदर देखो तो इसमें 3 है, जबकि इस ऑक्सीजन में क्या है, 4। तो ऑक्सीजन जो है वो इस नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अनस्टेबल है, नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, अपने इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट की वजह से। यहाँ पे जो साइज ऑफ एटम वाला एक ट्रेंड था वो फ्लॉप हो गया, तो हमने किसको प्रेफर किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को। तो यही रीज़न है ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बेटा लो होती है। वो क्या होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई होती है। ठीक है, तो बेटा ये हमने समझ लिया अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, फिर हमारे पास पीरियड एंड ग्रुप हम जल्दी से माइंड अप कर लेंगे, वो है स्पिन पेयर रिपल्शन। तो स्पिन पेयर रिपल्शन अगर हम बात करें, इसको मैं बहुत शॉर्ट करके ईजी करके समझेंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन ना, ये जैसे मैंने आप गौर करो यहाँ पे पेयर की फॉर्म में लिखे, तो इलेक्ट्रॉन, आपने एक चीज़ याद, इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर की फॉर्म में। तो पेयर में ना उनकी स्पिन भी ऑपोजिट होती है इस तरह। ठीक है, तो ऑल तो उनकी स्पिन ऑपोजिट है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाती है वो पेयर। हालांकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दूसरे नेगेटिव साथ कैसे रहेगा अगर वो सेम डायरेक्शन में घूमेंगे। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम जहाँ पर अट्रैक्शन होती है उनके सेम चार्ज की वजह से वहाँ पर रिपल्शन भी होती है। ठीक है, तो अब आपने चीज़ याद है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पेयर की फॉर्म में, तो वहाँ पे रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। और अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन अकेला सिंगल एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे रिपल्शन ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वही अगेन सिंपल कॉन्सेप्ट कि अगर आप यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन और वही एग्जाम्पल सेम ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखें। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीजन में देखें तो इसमें 2 हैं, फिर एक है। तो इसमें अगर ऑक्सीजन में देखो तो 2 ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड है और एक ऑर्बिटल में क्या है, जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर। इट्स मीन यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। तो वही ऑक्सीजन पहले भी हमने उसको प्रूव किया इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से कि ऑक्सीजन की लो आयनाइजेशन है।
अब ये फैक्टर भी उसी को प्रूव कर रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसको थोड़ा गौर करेंगे, ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके पी सब शेल के अंदर, तो इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है। अगर आप नाइट्रोजन को देखो तो बेटा ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, तो तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स ने ये प्रूव किया कि अकेला साइज ऑफ एटम मैटर नहीं करता। वैसे तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन कम होनी चाहिए थी ऑक्सीजन के कंपैरिजन, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो नाइट्रोजन को ज़्यादा स्टेबल बनाते हैं इसके बेड ऑक्सीजन, उसकी वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। तो बेटा ये हमने अपने 5 फैक्टर्स को समराइज किया है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमने वेरिएशंस और वेरिएशन ट्रेंड्स को डिस्कस करना है पीरियड और ग्रुप के अंदर। तो बेटा पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट साइड पे जो साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम वो होता है डिक्रीज, लेफ्ट साइड पे साइज ऑफ एटम डिक्रीज। तो हमने भी डिस्कस किया जब साइज कम होगा, हम इसको की पॉइंट्स लिखते हैं, जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज करेगा न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा हो जाएगी। साइज कम, न्यूक्लियस अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट, तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा हो जाएगी, और वही एनर्जी हमारे पास क्या है बेटा, वो है आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो ये हमारे पास पीरियड में ट्रेंड है, इसका ट्रेंड है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में आपको पता है डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम क्या इंक्रीज। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक शेल है, लिथियम की बात करें तो बेटा इसमें 2 शेल हैं, क्योंकि पीरियड ग्रुप के अंदर हर अगला एलिमेंट जो अगले पीरियड से बिलोंग करता है, पीरियड में शेल नंबर बढ़ता जाता है डाउनवर्ड। सोडियम की बात करें तो बेटा इसमें 3 शेल है। अगर हम बात करें पोटेशियम की तो इसमें 4 शेल हैं, तो डाउनवर्ड जो है वो शेल बढ़ा है। इस तरह उन्होंने नेक्स्ट डिस्कस किया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, तो इसमें बेटा 5 शेल हैं, 5, और सीजियम इसमें 6 शेल हैं। तो अब बुक की एक एग्जाम्पल है कि सीजियम के 6s में से, यानी 6 शेल में से 6s में से, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट इसलिए एस मेंशन किया है, इसका वैलेंस शेल 6 है और उसका जो वैलेंस सब शेल वैसे है, तो इसके 6s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू रुबेडियम। इसका क्योंकि 5 शेल हैं और एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो वैलेंस इसका क्या होगा, 5th इसका शेल होगा, एस इसका वैलेंस सब शेल है, और ये इसका 6 इसका जो है वो शेल है और एस इसका सब शेल। तो 6s में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, ईजी है एज कम्पेयर टू 5s, क्योंकि डाउनवर्ड साइज बढ़ा है, साइज बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस का चार्ज ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना भी क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। तो बेटा इसके साथ हमने अपना टॉपिक वाइंड अप किया। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट किया था, एक कि नाइट्रोजन जो है वो पीरियड ग्रुप नंबर 15 में है, ऑक्सीजन 16 में है, फिर भी नाइट्रोजन की ज़्यादा, और वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक और वेरिएशन आती है, कंपेरिजन होता है ग्रुप 2 का 13 के साथ। अगर हम 2 की बात करें, इसमें ब्रिलियम है 13 में, या इसको 3 भी कहते हैं, उसमें बोरोन है, तो सूलन जो है वो बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी ब्रिलियम से, बट यहाँ पे भी वही नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला केस उल्टा है, ब्रिलियम की बोरोन से ज़्यादा है। इन द सेम इनके नीचे वाले एलिमेंट मैग्नीशियम के एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। अब ये वाले क्वेश्चन जो है ये आपने अपने दिमाग से सोचना है, ये आपके टॉपिक के बिल्कुल नीचे जो है वो क्विज क्वेश्चन दिए हैं, उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ ब्रिलियम इज हायर देन द बोरोन इंस्टेड ऑफ बोरोन शुड बी हायर देन ब्रिलियम। दूसरा हमारे पास है व्हाई द आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीशियम इज हायर देन द एल्यूमिनियम, जबकि केस उल्टा होना चाहिए। तो ये आपने सोच के करना है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस का आपने खुद आंसर्स लिखने हैं, अपने इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले क्वेश्चन से हेल्प लेनी है। अब क्लियर हो जाएगा। मजीद है कि हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह क्विज क्वेश्चंस को भी जो है वो समराइज़ करेंगे आपके सामने। तो उससे पहले आपने कोशिश करनी कि हर अपने टॉपिक के साथ साथ जो आपको नीचे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर वहीं से बने, क्योंकि हर टॉपिक के में से मैक्सिमम जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं उन्होंने नीचे मेंशन किए हुए हैं। तो आपने उन टॉपिक्स के उन क्वेश्चंस को साथ साथ अपने लेक्चर्स से कवर करना है। मजीद के इस वंस हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर लें, हम लास्ट अपने सारे वो क्वेश्चंस को जो है वो एक वीडियो में समराइज़ कर लेंगे। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।